नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिनके अपने पिताजी ने पूरे जीवन भर उनके चरित्र के ऊपर उंगली उठाई, उनके ऊपर लांछन लगाए, हमेशा अपनी खुद की पुत्री को एक बैड कैरेक्टर लेडी के रूप में सारी दुनिया के अंदर प्रस्तुत किया। इनके पिताजी का और इनकी माँ का न जाने किस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन इनके ऊपर था। ये बताती हैं कि इनके पिताजी और इनकी माँ इनको इतनी बुरी तरह से मारते थे कि इनके मुंह से खून निकलता था। वो इनके ये मार खाते खाते बेहोश हो जाती थी, लेकिन इनके माता पिता इनको मारते मारते नहीं थकते थे। इतना गुस्सा था इनके माता को, इनके पिता को इनके ऊपर। इसके साथ साथ इन बहन ने अपना एक किस्सा बताया था जब ये केवल और केवल 8 वर्ष की आयु की थी। बहन ने ऐसा बताया कि भैया, मेरा ना हमेशा से कद काठी थोड़ा अच्छा रहा है, मैं थोड़ी लंबी दिखती थी, तो 8 वर्ष की आयु के अंदर भी जब एक बहुत ही छोटा बच्चा होता है तो भी मेरी बॉडी काफ़ी ग्रोन थी। ये कहते हैं कि इस चीज़ के चलते मेरे पिताजी एक बार अपने घर पे अपने कुछ सहकर्मियों के साथ आए थे। ये कहते हैं कि इनके पिताजी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, तो कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर जो उनके साथ के जो मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो सब लोग जो है घर पे आए थे चाय पीने के लिए। और ऐसे में इनके पिताजी जब बाहर कहीं गए तो जितने भी वहाँ पर मजदूर थे, 4-5 लोग वहाँ पर थे, उन्होंने इनके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किया, इनको बैड टच किया, गलत तरीके से, जैसे बच्चे को मोलेस्ट करने का जैसे प्रयास करते हैं। तो ये कहती है कि वैसे तो वो नहीं है, बट फिर भी कहने हैं कि उनका प्रयास पूरा ये था कि भाई मैं उनके पास जाकर के बैठ, जो बहुत ही गंदी तरीके से वो लोग टच कर रहे थे। ये कहती हैं कि फिर कुछ ऐसा होता है कि इनकी माँ वहाँ पर आई तो फिर वो लोग जो है वहाँ से उठ करके चले गए और ये हुआ। अब जब ये हुआ तो ये कहती हैं कि मैंने अपने पिताजी जैसे मेरे वापस आए, ये लोग जा रहे थे और मेरे पिताजी वापस आ रहे थे, तो जब मेरे पिताजी वापस आए तो मैंने अपने पिताजी को रोते रोते बताया कि वो इस तरह से मुझे टच कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पापा, जैसे जैसे उन्होंने किया। तो इसके अंदर दोस्तों एक छोटी सी बच्ची जिसको समझ में आ रहा है कि उसके साथ एक बहुत बुरी इंटेंशन से कुछ बहुत गलत करने का प्रयास किया गया था। कोई भी माता, कोई भी पिता कितना से कितना बददिमाग क्यों ना हो, कितना से कितना गुस्से वाला क्यों ना हो, ऐसी स्थिति के अंदर अपने बच्चे को सांत्वना ज़रूर देता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इन्होंने अपने पिता को इस हरकत के बारे में बताया, इनके पिता ने एकदम गुस्से से पलट कर इनकी तरफ देखा और इनको कहा कि तू ही गंदे कैरेक्टर की है, तू ही ऐसा कुछ, और अभद्र शब्द भी इनके पिताजी ने इस्तेमाल किए थे दोस्तों, जो कि हम अपने मुख से भी नहीं निकाल सकते। और इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि तेरा ही चरित्र गंदा है, तू ही चरित्रहीन है, तभी तो तेरे साथ ये चीज़ हुई। अगर तू अच्छे चरित्र वाली लड़की होती तो तेरे साथ क्या ऐसा होता। दोस्तों, एक बच्ची ने क्या एक्सपेक्ट किया होगा अपने पिता से? बच्ची ने ये तो एक्सपेक्ट किया होगा कि पिता को गुस्सा आ जाएगा, आग बबूला हो जाएगा, लेकिन बच्ची की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि पिता कम से कम मुझे गले से लगा लेगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा कि बच्चे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं जिन लोगों को घर में लेकर के आया उसकी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ। या अगर गुस्सा करेगा तो उनके बारे में गुस्सा करेगा, उनको गालियाँ देगा कि ऐसे कैसे मेरे ही घर में चाय पीने के लिए आया और मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया। कुछ प्रतिकार करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कहती है कि इन्होंने वो बात पिताजी को बताई, इनको बहुत ज़्यादा अभद्र शब्दावली जो है इनके बारे में इस्तेमाल की गई और उस दिन भी फिर इनकी पिटाई की गई कि तू ही मनुष्य है। दोस्तों, ये बताती हैं कि जब तक ये 12वीं कक्षा तक भी नहीं पहुंची थी ना, 12वीं कक्षा तक भी इनके साथ इनके घर में बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी। इनको हमेशा ऐसा लगता था कि मैं किसी जेल के अंदर कैद हूँ, मुझे इस जेल से आज़ाद होना है, मुझे इस जेल से आज़ाद होना है। और दोस्तों, अपने जेल से आज़ाद होने का एक मार्ग, ये गांव के रहने वाले थे तो इनको एक मार्ग ये नज़र आता था कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं किसी प्रकार से इस घर से बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, आप ये देखिए कि जिस पुरुष के साथ इनके पिताजी ने इनका विवाह कराया तो वो कुछ ऐसा था कि आसमान से गिरे और खजूर के पेड़ में लटके,
है ना, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, ऐसी परिस्थिति के अंदर इनको डाल दिया। क्योंकि इनकी शादी होते ही ये एक जेल से तो रिलीज़ हो गई थी, लेकिन दूसरी जेल के अंदर पहुंच गई थी। शादी होते ही जिस घर में इनका विवाह हुआ, ये बताती हैं, वहाँ पे इनके सास ससुर थे, इनके अपने पति थे, और इनके पति के कई भाई बहन हैं, कई और भाई भी हैं जो साथ नहीं रहते थे तब, या साथ रहते थे तो शायद सेम बिल्डिंग के अंदर रहते थे, लेकिन बिल्कुल जिस फ्लोर पे ये रहते थे उस फ्लोर पे इनकी एक ननंद रहती थी, जो कि इनके पति से 7 साल बड़ी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और राक्षसी नेचर की थी, राक्षसी प्रवृत्ति की थी। ये कहती हैं कि पहले ही दिन से मैं विवाह करके गई तो पहले ही दिन से उसने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे एक बहू घर जाती है ना, वो शाम का समय होता है, रात को सोती है, रात को सो करके अगले दिन उठती है, तो अगले दिन जैसे उठी उसी दिन ये कहती हैं कि इनकी ननंद इनको उठाने के लिए आ गई, इनको इनके बिस्तर से उठा करके लेकर के गई, इनको 2-4 तमाचे मारे और कहा कि महारानी तू अभी तक सो रही है। ये कहती हैं कि जैसे वो मुझे तमाचे पड़े मैं भौचक्की हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो विवाह करके आई थी, यहाँ पे मेरे को दूसरा बाप क्यों मिल गया है। तो ये कहती हैं कि उन्होंने बहुत मारपीट की इनके साथ और इनको कहा कि ये काम कर, ये काम कर। ये कहती हैं कि जैसे कि इनकी जो ननंद है वो बहाने ढूंढती थी परेशान करने की। एक बार का किस्सा ये बताती हैं कि ये पूरा घर का काम करके बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इनकी ननंद बाहर से आई, तो बाहर से आते ही घर के अंदर जितने बिस्तरे हैं, जितने बेड हैं, उनके ऊपर नई बिछी हुई जो चादरें हैं उनको उतार करके लेकर के आई और कहा कि इसको तू अभी धो। यहाँ पे मतलब इनकी ननंद को कुछ मानसिक रोग था या क्या प्रॉब्लम थी। अच्छा, ये बताती हैं कि घर में ये सब कुछ होते हुए इनकी सास भी देखती थी, लेकिन इनकी जो सास है उनकी एक पॉलिसी थी कि वो अपने बच्चों के अगेंस्ट कभी भी कोई बात नहीं बोलती थी। ये कहती हैं कि मेरी सास ने मुझे डायरेक्टली तो कभी मारपीट नहीं करी, लेकिन इनकी सास को शब्दों से जो है आघात पहुंचाने की आदत थी, अपशब्द बोलने की आदत थी, और जो इनकी ननंद है इनके साथ मारपीट बहुत करती थी, तो सास कभी उनको रोकती नहीं थी। अपने पति को जब ये अपनी स्थिति के बारे में बताती थी तो इनके पति के बारे में बताती हैं कि उन्होंने कभी बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसने ये कहा कि तुम्हारे औरतों के बीच की बात है, तुम लोग आपस में निपटो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो भैया ये देखो तुम्हारी प्रॉब्लम है ये। तो ये कहते हैं कि मैं तो एक घर से निकल कर के आई थी, ये तो दूसरी जेल में आ गई। जैसे जेल में कैदियों को पीटा जाता है तो अभी तो वहाँ इतनी पिटाई होती थी। ये कहती हैं यहाँ पर तो ननंद के और भी ज़्यादा अत्याचार थे, तो उनसे भी ज़्यादा मुझे मारपीट करती थी। फिर ऐसे ही एक किस्सा बताती हैं कि एक बार क्या होता है कि ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और अभी ये 1 या 1.5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो ये बताती हैं कि जो इनकी ननंद है ये बाहर से कहीं से आती हैं और ये जैसे बैठी हुई थी, कुछ भोजन कर रही थी, आते ही इनकी जो ननंद है, जैसे कोई बैठा होता है व्यक्ति, आते ही उन्होंने जैसे इनको लात मारी और लात मार के गिर गई, और पता नहीं क्या हुआ, आते ही इनके बाल पकड़े, इनको पीटना स्टार्ट कर दिया और इनको ना जोर से धक्का दिया। मतलब आई ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना कोई बात करी ना कुछ, बस जैसे कि उसको पीटना था। वो घर पे आई, इनको धक्का दिया। और दोस्तों, जैसे घर में सोफ़ा होता है, सोफ़े का एक हत्था होता है ना, दोनों तरफ हाथ लगे होते हैं सोफ़े के, तो वहाँ पे जाकर के जो है इनका जो पेट है वो वहाँ पेट के बल वहाँ पे गिर गई। इनकी ननंद को नहीं पता था कि 1 या 1.5 मंथ्स ये प्रेग्नेंट है, और वहाँ पर गिरते ही दोस्तों इनका मिस कैरेज हो गया। और जैसे मिस कैरेज होता है तो ब्लीडिंग वगैरह होती है, और ये तो कहते हैं कि ये चीज़, मैं गिरी तो गिरते ही मैं बेहोश सी होने लगी। और ये कहते हैं कि इनकी ननंद का चेहरा आज जब ये बेहोश हो रही थी तब इन्होंने देखा कि वो एकदम से जैसे घबरा सी गई है कि ये क्या हो गया है, और ऐसे करके भाग गई है वहाँ से, कि जैसे पता नहीं ये मारने के लिए आई थी। अब इतना सब कुछ हो रहा था। ये कहती हैं कि जो इनके ससुर जी हैं वो उस समय घर के अंदर ही थे और अंदर वाले कमरे के अंदर टीवी देख रहे थे। दोस्तों, इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन उनके ससुर जी बाहर तक निकल करके नहीं आए। बहुत देर तक ये वहीं पड़ी रही। फिर कुछ ऐसा होता है कि कोई पड़ोसी इनके घर के अंदर आ जाता है, जैसे आस पड़ोस के लोग होते हैं, कभी कुछ चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए आ जाते हैं, हालचाल लेने के लिए आते हैं। तो कोई पड़ोस की कोई महिला घर के अंदर आई, उसने शोर मचाया तो इनके ससुर जी बाहर आए और फिर इनके भाई को बुलाया गया। दोस्तों, फिर भी इनको उठा करके हॉस्पिटल नहीं लेकर के गया,
जाया गया। इनके भाई को फ़ोन करके बुलाया गया। इनका भाई घर में आया उसी हालत में। सोचो कितने घंटे लगे होंगे, कहाँ से इनका भाई आया होगा। आया, आकर के उन्होंने अपनी बहन को उठाया, उठा करके वे अपनी बहन को जो है हॉस्पिटल लेकर के गए। अब दोस्तों हॉस्पिटल में ये बताती हैं कि मैं बहुत दुखी थी कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया है और ऐसे ऐसे उसकी हत्या कर दी गई है। ये बताती हैं कि इस समय पर इनका जो भाई है उसने इनके पिताजी को भी हॉस्पिटल बुलाया। अब सोचिए दोस्तों कि ऐसा किसी की बेटी के साथ हो जाए तो एक पिता का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, आप खुद ही सोचिए, हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनके पिताजी ने जैसे ही इनको देखा, इनका हालचाल नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि बेटा देखो जो हो गया वो हो गया, इस बात को अब इस पे आई गई कर दो, क्योंकि रहना तुमने वहीं पर ही है और निभाना तुमने उन्हीं के साथ है, तो इस बात को बढ़ाना नहीं अब तुम, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो ये केस होता है कि किसी का अगर बच्चा ऐसा चला जाए तो इसके ऊपर भी क्या है कि बहुत बड़ी धारा लगती है, एक प्रकार से मर्डर कंसिडर किया जाता है, जो कि इनकी ननंद ने किया। लेकिन दोस्तों क्या विडंबना है, जब अपने ही अपनों का साथ छोड़ दें तो किसी व्यक्ति के अंदर कहाँ हिम्मत बच पाती है कि वो अपने लिए कोई स्टैंड ले सके। ये बहन अपने पिता के रूप में, मतलब इसको तो पता ही था कि भैया वो तो पहले से ही, मतलब जो तू करता आ रहा था वही उसने भी कर दिया, तो तूने तो कहाँ मेरा साथ देना था, आज तक कहाँ दिया था। तो ये करके कहते हैं कि पिता की बात सुन करके मैं पूरी तरह से टूट गई और फिर ये बताती हैं कि भाई मैं डिप्रेशन के अंदर चली गई। आज ये बताती हैं कि भाई पिछले 40 वर्षों से मैं विवाहित हूँ, पिछले लगभग 40-42 वर्ष की बहन की आयु है। ये कहती है भाई मेरे को मेरे पिछले जीवन के पिछले 40 साल नहीं भूलते। अब जा कर के कुछ वर्षों पहले कुछ ऐसा हुआ है कि इनकी जीवन में थोड़ी शांति आई है। इनका बेटा है, अब बाद में फिर बेटा हुआ, वो बड़ा हो गया, तो वो घर के अंदर जैसे एक लेयर सी बन जाती है। तो अब इनकी ननंद तो ये सब नहीं करती है, मतलब जब इनका मिसकैरेज हो गया था तो उसके बाद से ननंद ने मारपीट करना बंद कर दिया था और इनके यहाँ पे आना भी कम कर दिया था। जैसे इनका बच्चा मर गया था ना, उसके बाद उनके ननंद ने कहीं शादी कर ली थी और फिर अपने ससुराल के अंदर जो इनकी ननंद है वो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती थी। यहाँ पे जैसे उसको नया शिकार मिल गया हो वहाँ पे अपनी हरकतें करने के लिए। लेकिन ये बताती हैं कि ये अपनी सासू माँ के साथ रहती हैं और सासू माँ की जो हरकतें हैं वो बंद नहीं हुई। अब दोस्तों सासू माँ की क्या हरकतें हैं, जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया था कि इनकी सासू माँ को तंज कसने की दोस्तों बहुत ज़्यादा आदत है। और ये बताती हैं कि भैया मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरी सासू माँ मुझे कितना ही तंज क्यों ना कसे, कितना ही मुझे परेशान क्यों ना करे, कितना ही मुझे काम करने के लिए क्यों ना बोले, मेरी सासू माँ की मैं सेवा करना बंद नहीं कर सकती। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। ये कहती हैं कि मेरी सासू माँ से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। हमने इनसे पूछा कि बहन क्या बात कर रहे हो आप, आपके ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ और आपकी सासू माँ ने वो अत्याचार होने दिया, वो तो माँ थी ना, रोक सकती थी ना। वो कहती हैं हाँ रोक सकती थी भैया, लेकिन ठीक है, पर कह रही कि मैं ये भी कह रही है मैं जानना चाहती हूँ ये चीज़ कि मेरी सास ने मेरा कभी भला नहीं किया, अपने शब्दों के बाण से हमेशा मेरा सीना छल्ली ही किया, लेकिन मैं अपनी सासू माँ की सेवा करना क्यों नहीं बंद करती, मुझे उन पर गुस्सा ही नहीं आता। कहती जिन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, मेरे को दुख दिया, उनसे ज़्यादा तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस औरत पे मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता है, मुझे मेरा इससे क्या हिसाब किताब है। इसके साथ साथ दोस्तों ये इन्होंने कहा कि मेरे पति ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे सास से मेरा क्या रिश्ता है पूर्व जीवन का, मेरे पति से मेरा पूर्व जीवन का क्या रिश्ता है, मेरे माता पिता ने मुझे इतना ज़्यादा पीटा, उनसे मेरे पूर्व जीवन का क्या रिश्ता है, और ये जो ननंद जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया, इसके साथ भी मेरे पूर्व जीवन का क्या रिश्ता है। और प्यारे दोस्तों इन सभी चीज़ों के साथ साथ इन बहन ने एक और विशेष बात बोली थी कि भाई मुझे ना हमेशा ना अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। रात को अंधेरा होता है ना, अगर डिम लाइट ना जले तो कहते पूरे अंधेरे में मैं सो भी नहीं पाती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अंधेरे से इतना ज़्यादा क्यों खौफ खाती हूँ, मुझे क्यों डर लगता है। कहते जैसे जैसे अंधेरा होता है ना, मेरा ना सेल्फ कॉन्फिडेंस सा जाने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर है अंधेरे से। तो क्यों ये डर जो है मुझे लगता है। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि मुझे मौत से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हमने कहा बहन कि मौत से तो हर व्यक्ति डरता है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, मेरे अंदर ना एक अलग सा ही खौफ है। और जो अंधेरा है ना, ये कहती हैं कि जब मैं अंधेरा देखती हूँ ना, तो कहती हैं कि जैसे मुझे लगता है कि मेरी सांस फूल जाएगी, जैसे मुझे मौत आ जाएगी, मुझे बहुत घबराहट होती है।
तो इन सभी रिश्तों को जानना चाहती थी, इनके बारे में जानना चाहती थी। उसके साथ साथ ये बहन जो है, जो इनको अंधेरे से डर लगता था, इसके बारे में भी ये बहन जानना चाहती थी। इन्हीं सब चीज़ों के चलते प्यारे भाइयों और बहनों, इन बहन ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने हर एक प्रश्न का उत्तर ये बहन जो है जान पाई थी। और वही इन्होंने अपने पूर्व जीवन में क्या देखा, एक्चुअली में एक नहीं देखा, इन्होंने अपने 2 अलग अलग जन्म देखे थे इस एक PLR के अंदर। तो जो दोनों जन्म हैं उनमें उन्होंने क्या देखा, कैसा देखा, वो सभी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन 2 व्यूअर्स को जिन्होंने हमारे चैनल को अभी रिसेंटली एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, YouTube ID इन दोनों यूज़र्स की जिन्होंने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है वह है गरिमा शर्मा जी, और दूसरी YouTube की यूज़र ID है स्पार्क प्लग। आप दोनों ने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन बहन ने अपने पूर्व के जो जीवन अनुभव किए, उनमें से अभी पहले वाला जो जीवन इन्होंने अनुभव किया, उसके अंदर इनको क्या महसूस हुआ, क्या इन्होंने वहाँ पर देखा। दोस्तों, सबसे पहले तो इन्होंने अपने आप को एक 14-15 वर्ष की आयु की एक कन्या के रूप में देखा, जिसने रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और जो कि भारतीय मूल की एक कन्या थी, इंडियन लड़की थी। दोस्तों, ये देखती हैं कि बड़ा सा कमरा है जिसकी बहुत ही साफ़ सुथरी सी छत है और छत पे एक काले रंग का जो पंखा है इनको लगा हुआ नज़र आ रहा है। जिस कमरे के अंदर ये खड़ी हैं उसके अंदर एक बड़ा सा बेड लगा हुआ है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा शीशा भी लगा हुआ है। उसी शीशे के अंदर देख करके इनको अपने शरीर के बारे में पता चला था कि इनका शरीर कितना बड़ा है, क्या आयु है। थोड़ा बहुत ये जो इनको स्मृतियाँ हैं शीशे को देख करके ही आई थी। दोस्तों, एक बहुत ही अजीब सी चीज़ यहाँ पर हो रही थी। इन्होंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा घर है, कोई छोटा घर नहीं, कोई बहुत बड़ा घर है ये, और इस घर के अंदर जो है ना अंधेरा अंधेरा बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों, अमूमन तौर पे क्या होता है कि बहुत बार लोग जब अपने पूर्व जीवन के दृश्य में जाते हैं तो जो लाइट है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तो एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है लाइट जलाने का। उसके बाद उनको जो है सब कुछ क्लियर नज़र आने लगता है, उनको दिखता है कि वो अंधेरे से बाहर आ गए हैं। तो ऐसा ही हमने इन बहन के साथ भी किया। लेकिन दोस्तों, ये जो घर था और घर का जो अंधेरा था, उससे ये बहन बाहर नहीं आ पा रही थी। इन्होंने बताया कि जो घर है इसमें ऊपर की तरफ कमरे हैं और बहुत बड़ी सीढ़ियाँ हैं, बहुत चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। उनसे होकर के ये नीचे जाती हैं और नीचे जाती हैं तो ये कहती हैं कि जो बड़ा सा घर है इसका एक बड़ा सा दरवाज़ा है, उसमें से ये बाहर निकलती हैं तो इनको थोड़ी थोड़ी रोशनी वहाँ फील होने लगती है। हम इनसे पूछते हैं कि इतना बड़ा घर है तो बाकी लोग कहाँ हैं। दोस्तों, हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर रहे हों, इनको घर के अंदर और लोग नज़र नहीं आ रहे थे और घर के अंदर कहीं भी कोई दीपक, कोई कैंडल, कोई लाइट जलती हुई इनको नज़र ही नहीं आ रही थी। बिल्कुल बस इनको ऐसा था कि यहाँ पर बस चारों तरफ अंधेरा है, मैं यहाँ रहती हूँ। और इन्होंने ये भी कहा कि इस घर के अंदर मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है। हमने इनसे पूछा कि आपको इस घर के अंदर डर लगता है तो आप रह क्यों रहे हो यहाँ पे, आपके परिवार वाले कहाँ हैं। एक 14-15 साल की बच्ची है, उसका कोई भी परिवार वाला नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब हमने इस चीज़ को थोड़ा फोर्स किया तो इन्होंने कहा कि मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, मुझे जाने नहीं देगा। हम इनसे पूछते हैं कि कौन नहीं जाने देगा, तो इन्होंने कहा कि वो जिसकी मैं गुलाम हूँ, जिसकी मैं नौकरानी हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि किसकी नौकरानी हो, तो ये दृश्य देखती हैं कि अपने बड़े से घर का एक बड़ा सा दरवाज़ा है, उससे ये बाहर निकलती है तो सामने एक बगीचा सा है जिसमें एक लगभग 60 से 65 वर्ष की आयु का एक बुजुर्ग व्यक्ति इनको नजर आ रहा था, जो कि दिखने में पठान जैसा लग रहा था। पठानों वाली उसने जो है ड्रेस पहनी हुई थी। एक बूढ़ा व्यक्ति था और ये कहती हैं कि गिलास के अंदर वो कुछ सफ़ेद रंग का डाल करके पी रहा है।
क्या पी रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों हमें थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे गांव देहात के अंदर घर के अंदर शराब बनाई जाती है, तो वो उसमें क्या है, शराब क्या है, सफ़ेद रंग में भी बनती है शराब। तो हमने कहा कि क्या ये शराब पी रहा है, कैसे है? तो उन्होंने कहा कि लड़खड़ा तो वो रहा है, तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या पी रहा है। हमने इनसे कहा कि तुम इनकी नौकरानी हो, तुम इनके बर्तन वगैरह साफ करती होगी, तो तुम्हें पता नहीं है वो क्या पी रहा है? ये कहती नहीं मुझे नहीं पता क्या पी रहा है, पता नहीं कैसी नौकरानी हूं मैं नहीं उठाती इसके बर्तन। इन्होंने ये भी कहा कि ना इसकी ना खौफनाक आंखें हैं, इसकी आंखें ना गुस्से से लाल हैं और ये ना मेरी तरफ देख रहा है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपकी तरफ देख रहा है, इससे भाई रिश्ता क्या है, कैसे है? तो ये फिर बोलती हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, ये ना मुझे किडनैप करके कहीं से लाया है। दोस्तों जब ये किडनैपिंग की बात करती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई कोई ना कोई ऐसी कहानी होगी, बच्चे को उठा लिया होगा, ये कोई गैंगस्टर होगा, ऐसा कुछ होगा, ये सब हम अज्यूम कर रहे थे। तो जब इन सब चीज़ों को हमने पुश करने की कोशिश करी कि कहाँ से लाया था, कैसे किया था, तो इनको एक ऐसा दृश्य नजर आने लगता है जिसके अंदर ये केवल, अभी तो देखो 14-15 वर्ष की दिख रही थी, लेकिन उस दृश्य के अंदर ये खुद को 7 से 8 वर्ष की आयु की कन्या के रूप के अंदर देखती हैं। ये कहती हैं कि ये मुझे बिहार से लेकर के आया है और अभी जहां ये घर है ये पंजाब है, मैं इसके लिए काम करती हूं। इन्होंने बताया कि जहां से मुझे लेकर के आया है वहां एक छोटी सी झोपड़ी है, उसके अंदर एक महिला है जो कि अपने नवजात शिशु को दूध पिला रही है और मैं वहाँ खड़ी हूँ। वो मेरी भी माँ है, मैं लगभग 7-8 साल की हूँ। ये आदमी घर के अंदर आया है, अभी ये इतना बूढ़ा नज़र नहीं आ रहा, मतलब अभी पहले तो 60-65 का दिख रहा था, तो ये कहती हैं अभी ये जो है मुझे लगभग 50 वर्ष की आयु का नज़र आ रहा है। ये घर के अंदर आया है और इसने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली है और मेरी माँ को पकड़ा रहा है। कहती कि मेरी माँ उससे जो गड्डी है वो ले रही है और ले करके ये बताती है कि उसने कहा कि ले जाओ और मेरी माँ ने मुझे इस व्यक्ति को बेच दिया, ये मुझे वहाँ से ले करके आ गया। दोस्तों तो ये बताती हैं कि भाई मेरे को जैसे गुलाम है, मैं नौकरानी हूँ, मुझे खरीद करके लाया गया है मेरी माँ से। ये कहती हैं कि ये व्यक्ति ना हर वक्त गुस्से में रहता है और मुझे घूरता रहता है। हमने इससे बोला कि भैया आपके साथ मारपीट भी करता है, तो कहती मारपीट करता था अब नहीं कर पाएगा। तो हमने कहा कि अब क्यों नहीं कर पाएगा? कह रही हाँ ये अब मुझे पीट नहीं पाता है, लेकिन ये पूरा समय ना मुझे गुस्से से देखता रहता है, मैं इसको दिखाई देती हूँ। हमने इनसे कहा आप इसको दिखाई देते हो का क्या मतलब है? भाई लड़की हो, काम करते हो तो दिखाई तो दोगे ना। यहाँ पर दोस्तों ये बहन थोड़ी अटक जाती हैं। जब इस चीज़ को थोड़ा हम फोर्स करते हैं तो इनको उसी घर के अंदर, घर के बाहर बगीचे में जहाँ वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था कुर्सी और टेबल डाल करके, उसके पास में इनको एक कुआं नज़र आने लगता है। ये कुएं के पास जाती हैं, तो कुएं के पास जाती हैं दोस्तों तो ऐसा होता है कि ये कुएं के सामने खड़ी होती है ना, तो इनको ना वो जो शुरू में कमरा दिखाई दिया था, कमरे के अंदर एक बड़ा सा शीशा था, देख कुएं के अंदर रही होती हैं, लेकिन इनको वो कमरे वाला शीशा अनुभव होने लगता है। उसके अंदर ये बताती है कि कभी कभी मेरा चेहरा ठीक हो जाता है और कभी कभी मैं शीशे के अंदर देखती हूँ तो मुझे मेरा चेहरा बहुत भयानक नज़र आता है, बहुत डरावना सा नज़र आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, मैं अपने आप को ऐसे डरावने रूप में क्यों देख रही हूँ। कह रही अभी ठीक हो गया, अभी फिर से मैं डरावनी दिख रही हूँ, ये क्या हो रहा है। ऐसे करते 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 दोस्तों अचानक से ट्रांस की स्थिति के अंदर इनकी चीख सी निकलती है और ये कहती हैं कि मुझे गिराकर मार दिया, मुझे उसने कुएं में धक्का दे दिया था। तो ये बताती हैं कि अभी ये जिस घर के अंदर हैं उस घर के अंदर इनको काम वाली बना करके लाया तो गया था। कई सालों तक इस आदमी ने 8-9 साल की बच्ची से घर का सारा काम करवाया, उससे अपना खाना बनवाता था और उसको कुछ फ्रस्ट्रेशन था, उसको मारपीट करना बहुत पसंद था, वो इनके साथ मारपीट भी करता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके अंदर इन्होंने काम करने से मना कर दिया, इनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई थी
और ये कह रही थी मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो वो आदमी इनको गर्दन से पकड़ करके कुएं के पास लेकर के गया। इन्होंने जैसे ही कुएं के अंदर देखा तो उसने कुएं के अंदर इनको धक्का दे दिया, और ये जो लड़की जिस समय पर इसको धक्का दिया गया था ये 14-15 वर्ष की आयु की थी, और कुएं में गिर करके इस लड़की की मृत्यु हो गई दोस्तों। तब से ही ये इस हवेली के अंदर भटक रही है। और बात कुछ ऐसी है कि उस आदमी ने गुस्से में इस लड़की को मार तो दिया, लेकिन ये वहीं जैसे फंस सी गई, कुछ ऐसा हुआ। उस आदमी ने मारा भी ना, उसके बाद भी उस आदमी का गुस्सा शांत नहीं हुआ इसके ऊपर। और ये कहती है ऐसा कुछ है नहीं कि इसको काम वाली की जरूरत है, क्योंकि मेरे बाद तो ये किसी और को यहां पे काम करने के लिए लाया नहीं। पिछले 7-8 वर्षों से मैं भटक रही हूं, इसी रूप में, प्रेत रूप में घूम रही हूं। यहां पे इनको अब सब कुछ याद आ गया था। ये कह रही कि मैं इसको दिखाई देती हूं, ये शराब पीता रहता है और मुझे देखता रहता है, घूर के देखता रहता है। कहती भूत मैं हूं और अभी भी डराता ये है मुझे। मैं जैसे यहां कैद सी हो रखी हूं, मुझे यहां से छूटना है, मुझे यहां से छूटना है। तो दोस्तों ये सारे दृश्य ये बहन देख रही थी। और फिर आगे चल कर के इन्होंने बताया कि जब तक वो बूढ़ा आदमी जीवित रहा, अगले और कुछ वर्षों तक, तब तक ये उस घर के अंदर कैद रही। जब उस आदमी की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा वहां से चली गई, तब कुछ ऐसा हुआ कि ये उस हवेली से आज़ाद हो पाई। दोस्तों देखिए कैसा अजीब सा केस है। आमूमन तौर पे तो ऐसा देखा जाता है कि भूत प्रेत जो हैं वो दूसरों को बंधक बना करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति नज़र आ रहा था जो कि ऐसी राक्षसी पवित्र प्रवृत्ति का था, जिसने एक बेटी को, एक बच्ची को मार भी दिया, मारपीट करता था, हत्या भी कर दी। और जब वो प्रेत बन गई तो उस प्रेत को भी उस घर के अंदर बांध करके रखा, केवल अपने गुस्से से, गुस्से की एनर्जी से। तो उसके बाद जो है फिर ये जो बच्ची है जो आज़ाद हो गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये कैरेक्टर्स इन्होंने देखे, ये कैरेक्टर्स इन्होंने अपने इस जीवन के अंदर आइडेंटिफाई कर लिए थे। दोस्तों ये व्यक्ति जो 60-65 वर्ष की आयु का बूढ़ा व्यक्ति था, ये और कोई नहीं है। इनको अपने जीवन का, अभी के जीवन का वही पिता उस व्यक्ति के अंदर नज़र आया जो कि इनके साथ मारपीट किया करता था। वही पिता जो कि बचपन से लांछन लगाता है ना इनके चरित्र के ऊपर। इससे पिछले जीवन के अंदर भी उसने इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए थे, इनकी हत्या तक कर दी थी कुएं में धकेल करके दोस्तों। और दोस्तों जिस औरत ने उस व्यक्ति को, इनको बेचा था, वो औरत जो उस जीवन में इनकी माँ थी, इस जीवन में भी इनकी माँ है। दोस्तों इनके पिताजी की मारपीट के अंदर इनकी माँ का भी हाथ होता था। अगर पिता इनको बुरी तरह से मारता था तो माँ इनको गले से नहीं निकाल लगाती थी, माँ 2 झापड़ और मारती थी इनको। कम मारती थी लेकिन मारती वो भी थी, और बुरा भला इनको बोलती थी। पिछले जीवन में अत्याचार हो जाए, नौकर बन करके, गुलाम बन करके बेटी रह जाए, तो बेटी को बेचने वाली इनकी सगी माँ जो अभी हैं, पिछले जीवन में भी सगी माँ थी, उसने बहुत ही आसानी से इनको बेच दिया था। दोस्तों क्या है इन दोनों आत्माओं के साथ इनका कार्मिक अकाउंट? दोस्तों ये जो किस्सा इन्होंने देखा, इससे इनको ये तो समझ में आ गया कि इनको अंधेरे से क्यों डर लगता था, क्योंकि उस हवेली में अंधेरा होता था ना, और भूत तो लाइट जला नहीं सकता। तो 7-8 वर्ष प्रेत रूप के अंदर ये अंधेरे के अंदर कैद रही हैं, और उसी का खौफ इनके अंदर बसा हुआ था। तो वो उत्तर इनको मिल गया। लेकिन दोस्तों इन्होंने अपने माता पिता का बिगाड़ा क्या है, ये अभी भी पता नहीं चल पाया था, जिसके चलते हमने निश्चय किया कि इस बहन को अपने पूर्व का एक और जीवन, अभी एक या उससे भी ज़्यादा जो भी जीवन है वो देखने की आवश्यकता है, कि पता तो चले कि इस जीवन में भी और इससे पिछले जीवन में भी इतने अत्याचार क्यों हुए इनके पास, इनके ऊपर। तो इसके बाद जो है दोस्तों इनके अगले जीवन के अंदर, इनके और पीछे के एक जीवन के अंदर इनको भेजा गया, जहाँ पर कुछ नए दृश्य इनको देखने को मिले। तो दोस्तों अपने एक और जो और पूर्व का जीवन था, उसके दृश्य के अंदर ये ऐसा देखती हैं कि वहाँ पर भी ये एक कन्या के रूप में ही खुद को देख रही होती हैं। 10 से 12 वर्ष की आयु की एक छोटी सी बच्ची हैं, और ये कहती हैं, पहले ही जैसे दृश्य के अंदर जाती हैं तो ये कहती हैं कि बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पर। तो हमने कहा कि भीड़ भाड़ है, किस चीज़ की भीड़ भाड़ है भाई? तो उन्होंने कहा कि मेरे नौकर हैं काम करने वाले, सब लोग आसपास वो हैं, और एक सीढ़ियों में खड़े होकर के अपने सभी नौकरों को देख रही थी।
हम इनसे पूछते हैं कि भाई भीड़ भाड़ क्यों बोल रहे हो, तो ये बताती हैं कि मेरे 30 से 40 नौकर हैं जो कि यहाँ काम कर रहे हैं और ये खुद को एक राजकुमारी के रूप में देख रही होती हैं और राजकुमारी के रूप में ये ऐसा देख रही होती हैं कि अपने नौकरों के ऊपर ये कुछ ऑर्डर सा चला रही हैं और सारे नौकर जैसा जैसा ये बोल रही हैं उसके अंदर भागा दौड़ी के अंदर लगे हुए हैं और जो जो ये बता रही हैं वो वाला काम करने में वो बिज़ी हैं। शायद इनका कोई बड़ा सा कमरा है और उस कमरे को उसकी साज सज्जा चल रही है, तो इनकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उनको जो कमरा है उसको सजाना है, तो इस चीज़ का जो कार्य है सारे जो नौकर हैं वो करने में लगे हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जो नौकर हैं वो कैसे हैं, तो ये बताते हैं कि नौकरों से मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है, सारे नौकर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन इन सभी नौकरों के अंदर एक नौकर है जो कि बहुत ही अजीब सा है और मुझे वो पसंद नहीं है, वो ठीक काम नहीं करता है। हमने कहा कि भाई क्यों ठीक काम नहीं करता, तो इन्होंने ज़ोर से बोला चोर है ये, इसलिए मुझे पसंद नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें चुरा करके लेकर के जाता है, मैं जानती हूँ इस बात को, चोर है ये, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तो हमने कहा कि भाई आप जानते हो तो कुछ करते क्यों नहीं हो चोर का, तो इन्होंने कहा कि ये जो नौकर है ना मुझे ना घूर घूर के देख रहा है। हमने कहा कि आप राजकुमारी हैं, एक अदना सा नौकर आपको कैसे घूर घूर की तरह, कह रहे गुस्से से नहीं देख रहा, लेकिन उसके ना मन में जैसे एक आंखों पे मन में चोर आ जाता है ना, वो इस तरीके से देख रहा है कि वो जानता है कि मैंने देख लिया है, सो कोई चीज़ उठाते हुए उसके मन में घबराहट है कि मैं किसी को कुछ कह ना दूँ। तो हमने इनसे पूछा कि क्या किया, तो ये कहती है कि मैंने अपनी माँ को बताया कि ये चोर है, इसको भगाओ यहाँ से। तो इनकी माँ कहती हैं कि जाने दे बच्चे, गरीब है, ये कहीं दूर से आया हुआ है, बहुत परेशान है। तो कुछ इनको ऐसा वहाँ पे स्मृति आती है कि जो नौकर, ये जो चोर प्रवृत्ति वाला जो नौकर यहाँ पे था, ये इनके राज्य का नहीं था, किसी दूसरे राज्य से काम मांगने के लिए आया था और राजा जी ने जो है उसको काम पे रख लिया था। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, थोड़ा बहुत ले भी जाएगा, तो तुम इतना ज़्यादा परवाह मत करो, तो कुछ नहीं। तो ये कहती है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा, मैं जो है ना, माँ तो कह रही है कि जाने दो, कह रही कि लेकिन मेरे को ना बहुत गुस्सा है उस बूढ़े के ऊपर, मैं बहुत गुस्से से उसको देख रही हूँ कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। और बहुत लंबे समय तक जैसे वो महल के अंदर काम करता रहा, तो आगे तो जैसे शायद इनको चोरी करता हुआ इन्होंने देखा उसको या नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में इनकी एक धारणा बन गई और वो जहाँ कहीं भी जाता था महल के अंदर, जहाँ कहीं भी इनको दिखता था, तो उसको ये हमेशा घूर घूर के देखती थी। दोस्तों आगे का ये थोड़ा दृश्य बताती हैं। अगले दृश्य के अंदर ये बोलती हैं कि मैं ना उसको भगा भगा के मार रही हूँ। हमने कहा कि भगा भगा के मार रही हूँ, कह रही हाँ मैं भगा भगा के मार रही हूँ और वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है। और कहते हैं कि भागते भागते वो कहीं जा कर के एकदम से रुका और मैंने पीछे से आकर के उसको लात मारी और वो उछल करके गिरा। तो हमने इनसे पूछा कि लात मारी थोड़ा क्या, तो थोड़ा दृश्य जब क्लियर होता है तो ये बताती हैं कि मैं अब थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, 18-20 साल की हूँ और मैं घोड़े के ऊपर सवार हूँ और मेरे साथ मेरे अंगरक्षक भी हैं और मैंने इसको लात मारी है तो ये नीचे गिर गया है। और चारों तरफ ये देखते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे किसी गांव के अंदर खड़े हैं। इन्हीं के राज्य में कोई गांव है जहां पर इस आदमी के साथ मारपीट ये कर रहे हैं और ये कहती हैं कि वो आदमी मेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, मेरे से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी, गलती करने के बाद मैंने दोबारा कभी गलती नहीं करी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मजबूर था, मैंने इसलिए किया। लेकिन ये कहती हैं कि मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा है, मैंने खींच के थप्पड़ मारा उसके मुंह पर। और ये बताती हैं कि उसकी, हमने इनसे पूछा कि भाई उसके फेवर में वो बुजुर्ग आदमी आप मार रहे हो, तो कह रही नहीं उसके फेवर में कौन आएगा, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, सब मेरे, ये हमारी प्रजा है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने कोई कुछ बोले यहाँ पर। बाकी ये बोलती हैं कि भाई सब लोग वहाँ देख रहे हैं और कुछ ना कुछ मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और ये जो व्यक्ति है इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। तो उस व्यक्ति के साथ ये कहते हैं कि मेरे अंगरक्षक भी कुछ मारपीट कर रहे हैं, उसकी पगड़ी जैसे उछाल दी है, उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए हैं, मतलब जैसे एक वो होता है ना कि इंसान को थोड़ा आप नग्न सा कर देते हो तो उसकी एक बेइज्जती हो जाती है पूरे उसके अंदर, तो मारपीट किया, कपड़े वगैरह फट गए, उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती सी हो गई है। तो वो गिड़गिड़ाता रहा इनके सामने कि भाई मेरे को छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये कह रही हैं कि भाई मेरा दिल ना उसको लेकर के पसीज नहीं रहा है, मेरे को बचपन से गुस्सा है इसके ऊपर और वो खार है,
तो ये गिड़गिड़ा रहा है, मेरे को तरस नहीं आ रहा है, और मैं और मतलब जो है इसके ऊपर हाथ उठा रही हूँ, पैर उठा रही हूँ। तो कहती हैं कि जैसे वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा था, अपनी नाक मेरे सामने रगड़ रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे तरस नहीं आता है, कुछ ऐसा होता है उस इंसान को बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हो रही होती है। उसको लगता है कि वो गांव के अंदर कैसे जी पाएगा। जब राज्य की राजकुमारी ने उसको चोर का वो कर दिया तो उसको तो पूरे समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये बताती हैं कि एकदम से वो खड़ा होता है और पीछे की तरफ भाग करके जाता है, और पीछे गांव का एक कुआं होता है, और भाग करके जा करके उस कुएं के अंदर वो कूद जाता है, और कुएं के अंदर गिर करके वो जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने इनसे पूछा कि जब वो व्यक्ति कुएं में कूदता है तो आप पीछे भागते हो, मतलब अपने अंगरक्षकों को कहा आपने कि जाओ भाई उसको संभालो? क्योंकि ऐसा भी होता है ना, कुएं में व्यक्ति गिरा है, गिरते ही थोड़ी मरता है, अभी गिरा है फिर थोड़ा डूबता है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो आप बचा सकते थे। कहती हाँ बचा सकती थी, पर वो कूद गया, मैंने थोड़ी धकेला उसको, उसने गलत काम किया था, वो डिजर्व करता था। ये इस तरीके से ये बोल रही थी। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा इनका जो एक अहंकार वाला जो एक पर्सनालिटी है वो सामने आ रहा था। तो ये कहती हैं कि वो कुएं के अंदर कूदा, कुएं में गिरा, उन्हें चीख चिल्लाया भी, लेकिन मैंने किसी को आदेश नहीं दिया कि जा करके उसकी मदद करो। और मैं वहाँ खड़ी थी तो गांव के बाकी लोग भी वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए नहीं गए, शायद डरते थे या क्या था। तो ये कहती हैं कि थोड़ी देर तक उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, उसके बाद कुआं जो है वो शांत हो गया। तो मैं समझ गई कि इसकी जो जान है वो निकल गई है। अब ये बताती हैं कि भाई मैं अब वहाँ से जाने लगी हूँ तो अचानक से वहाँ पर एक औरत आई है चिल्लाती हुई, और चिल्लाते हुए वो वहाँ पर जैसे मुझे कोई श्राप सा दे रही है, और वो कह रही है कि तेरा भला नहीं होगा, तो अपने आप को समझती क्या है, तू ऐसे है, तू वैसे है, ऐसे ऐसे करके एक औरत है जो कि इनको गालियाँ दे रही है। तो वो कह रही है कि जैसे तूने मेरे पति के साथ किया तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ हम कहते हैं कि भाई आप इसको भी दो सजा, आप तो राजकुमारी हो। तो कहती है कि नहीं, ये उस आदमी की पत्नी है, बूढ़ी है, मैं बहुत कर चुकी हूँ। कह रही मेरे चेहरे पे कुटिल सी स्माइल है, मेरे को पता है कि मुझे इसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको, उस बूढ़ी औरत को ये कहती कुछ नहीं है, लेकिन बूढ़ी औरत को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा द्वेष होता है इस चीज़ का कि उसके पति को ऐसे मरने पर मजबूर कर दिया गया। पूरे गांव के सामने उसके कपड़े फाड़े गए, उसकी बेइज्जती की गई, उसके साथ मारपीट की गई। तो वो जो औरत है बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है। हमने इनसे पूछा कि क्या वो औरत कभी कुछ बिगाड़ पाई आपका? तो कहती कि नहीं, वो बिगाड़ तो उसने क्या पाना था मेरा, मैं राजकुमारी हूँ, वो कुछ कर नहीं पाई। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ गुस्सा, कुछ ना कुछ द्वेष उसके मन में रहा होगा, क्योंकि पति मर गया तो उसके बाद उसको संभालने वाला भी कौन था, कोई रहा तो होगा नहीं। तो जैसे भी है, तो वो जो औरत है उससे मतलब ये वाला इनका दृश्य दिखता है। फिर उसके बाद जो है ये देखती हैं कि ये वापस आ जाती हैं। अभी देखती हैं कि महल के अंदर वापस आई हैं, तो जो इनकी माँ हैं वो इनको डांट रही हैं। तो हमने पूछा कि इनको पता है कि आप क्या करके आए हो? ये कहती हैं कि माँ कह रही है कि तू लड़कों की तरह रहना बंद कर दे। ये कहती हैं कि मुझे लड़कों की तरह रहना, लड़कों की तरह जो है वो कवच पहनना, तलवारबाजी करना, घुड़सवारी करना, ये सब पसंद है। मैं छुई मुई बन करके नहीं रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दबंग सी हूँ। तो मेरी माँ चाहती है कि भी मैं उसकी बात मानूं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानती। वो चाहती कि मैं राजकुमारियों की तरह रहूं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने निर्णय खुद लेती हूं, और मैं बहुत ही दबंग टाइप की लड़की हूं। फिर आगे ये बताती हैं कि मैं किसी गरीब लड़के से प्रेम करती हूं, और आगे चल कर के मैंने उस गरीब लड़के के साथ शादी कर ली है, और महल को छोड़ करके मैं उस गरीब लड़के के साथ कहीं जंगल के अंदर रहने लग गई हूँ, और जंगल के अंदर मैंने जो अपनी गृहस्थी है उसके साथ बसा ली है। फिर ये देखती हैं कि जो इनकी माँ हैं महल के अंदर, इनके पास एक संदेशा आता है कि इनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं। हमने इनसे पूछा कि भाई राजकुमारी होकर के आपने ऐसा कर लिया, तो आप पे कभी कोई ऑनर किलिंग या ऐसा कुछ नहीं हुआ? भाई पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। तो कहती मैं खुद बहुत दबंग हूँ एक्चुअली। तो मतलब ये है कि मेरे आगे मेरे घर वाले भी ज़्यादा नहीं बोलते। दुख बहुत हुआ है मेरी माँ को, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई, उसको बस ये है कि ठीक है भाई कर ली तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो कहती है कि मेरे इस दुख के अंदर कि मैंने उनके पूरा जो राज परिवार है, जो पूरा ख़ानदान है, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इस चीज़ के चलते मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं, और वो अपनी मृत्यु शैया पर हैं। आगे जा कर के देखती हैं कि अपनी माता से ये उनकी मृत्यु शैया के ऊपर मिलती हैं,
और इनकी माता कहती हैं कि मैं उनसे मिलने के लिए गई हूँ, बस वो अपनी सांसें छोड़ने ही वाली थी, और सांसें छोड़ने से पहले इनकी माँ ने इनको कहा कि तू कभी खुश नहीं रहेगी। और ये बोला, और बोल करके इनकी जो माँ हैं, जो महारानी थी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। फिर ये आगे देखती हैं कि माँ ने शरीर छोड़ दिया है, तो ये इस चीज़ को लेकर के बहुत दुखी हो गई हैं। दोस्तों, जब इनकी माँ इनको छोड़ करके चली गई तो ये बताती हैं कि ये इनको अंदर एक वैराग सा आ गया, और जो वैराग सा आया उसके चलते ये बताती हैं कि अब मैं वापस जंगलों में चली गई हूँ, लेकिन पहले जैसे मैं गृहस्थियों की तरह अपना जीवन बिताती थी, अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है कि मेरे सामने जो शंकर हैं, महादेव जो हैं, उनकी एक प्रतिमा है, उसके सामने मैं बैठी हूँ, उसके सामने मैं रो रही हूँ, और मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ। कह रही कि मैं कोई मंत्र जाप कर रही हूँ, उनके सामने बैठ कर के माफ़ी मांग रही हूँ, और कह रही हूँ कि मैंने जिस किसी के साथ जो कुछ भी गलत किया, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। कह रही मैं शंकर से माफ़ी मांग रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमने वो ट्रांस में थे, हमने उनसे पूछा कि आप शंकर जी को थोड़ी आपने जान से मारा है, शंकर जी से आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? शंकर जी ने थोड़ी कहा था कि आप ऐसा ऐसा कर दो, और शंकर जी को तो आपने नुकसान नहीं पहुंचाया, उनकी तो आप तपस्या कर रहे हो। तो कह रही है कि नहीं, बस मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे को माफ़ी मिल जाए। और मुझे ये जवाब नहीं देते हैं, मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरे पास जवाब नहीं आ रहा है। कह रहे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर के। फिर ये आगे ऐसा देखती हैं कि धीरे 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 दृश्य थोड़ा सा बदल जाता है, और ये बताती हैं कि अभी मेरी माँ की जो मृत्यु है उसको हुए काफ़ी समय हो गया है। पहले इनके जो वस्त्र थे वो गृहस्थियों वाले वस्त्र होते थे। ये कहते हैं कि महादेव की उसी मूर्ति के सामने मैं आज भी बैठी हूँ, तपस्या कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने भगवे रंग की वस्त्र पहने हुए हैं, साड़ी को धारण किया हुआ है, तो बिल्कुल मेरा साध्वियों वाला स्वरूप हो गया है। मैं तपस्या कर रही हूँ, मेरे को अभी अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा शांति महसूस हो रही है। और ये बताती हैं कि तपस्या करते 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 मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि जो कुछ मैंने इन सभी आत्माओं के साथ किया उसकी भरपाई तो मुझे करनी पड़ेगी। और इन्होंने कहा कि मैंने जो मेरा भाग्य है उसको स्वीकार किया है परमात्मा के सामने। मैंने संकल्प करा है कि जो कुछ भी मैंने किया वो मेरे पास वापस आएगा, तो मैं उसको हंस करके स्वीकार करूँगी। कह रही कि मैं तैयार हो रही हूँ कि मैंने जो इन आत्माओं के साथ किया या जो मेरी वजह से इनको दुख मिला है वो दुख मेरे पास वापस आएगा। मुझे इस बात की जो है स्मृति आ गई है, और ये स्मृति आने के बाद ये कहती है कि जैसे मैं संपूर्ण सी हो गई हूँ, और अपनी स्वेच्छा से जैसे ही मैं स्थिति के अंदर आई कि अपने हिसाब किताब पूरे करने को मैं तैयार हूँ, ये कहती है कि मैं अपने देह त्याग देती हूँ और अपनी मर्ज़ी से अपने शरीर से बाहर आ जाती हूँ, और अपने आगे की जर्नी पे, यानी कि अपने हिसाब किताब पूरे करने की जो जर्नी है उसके ऊपर मैं निकल जाती हूँ। ये दृश्य ये बहन देखती हैं। दोस्तों, अभी वाला जो जीवन इन्होंने देखा था, हालांकि वाइब्रेशन से आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कैरेक्टर था। दोस्तों, वो बूढ़ा व्यक्ति जिसने एक बार चोरी की थी इनके महल के अंदर, जिसको सालों साल ये घूरती रही थी, जिसको इन्होंने बेइज्जत किया था, मारपीट की थी, जिस जिल्लत के चलते उसने भाग करके गया, जिसने कुएं में कूद करके अपने प्राण दे दिए थे, दोस्तों वो और कोई नहीं है, वो इनके इस जीवन के पिता हैं। वो पिता जिन्होंने इनके इस जीवन के अंदर जिल्लत दी इनको, जो उसकी जिल्लत वहाँ पर हुई, जो उसका गुस्सा था, जितना आक्रोश था उस आत्मा के अंदर, वैसी ही जिल्लत इनको, इनकी बेटी थी लेकिन फिर भी जिल्लत दी, क्योंकि उसकी मरते समय बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई थी, है ना। कुएं में कूद करके उसने अपने प्राण दिए थे, ऐसे ही ये कुएं में धकेल करके पिछले जीवन में उन्होंने इनके प्राण लिए। ये उनको घूरती थी ना जब ये राजकुमारी थी, तो उस आत्मा के अंदर भी घूरने का पार्ट था। इनको इससे पिछले वाले जन्म के अंदर धक्का दे करके मार दिया था, लेकिन प्रेत आत्मा को भी कैसे वो घूरता रहता था, है ना। ये राजकुमारी थी, इनके आगे उस जीवन में वो आत्मा बेबस थी। अपने अभी वाले जीवन के अंदर उन्होंने इनको अपनी बेटी बना करके जन्म दिया, और चाहे वो गरीब आदमी था इस जीवन में इनके पिता, लेकिन
अपने घर के अंदर इनको कैद तो रखा ना, उनका अपना घर ही उनका अपना साम्राज्य था, तो उसके अंदर इनको कैद रखा, इनको प्रताड़नाएं दी, अपने हर प्रकार का बदला लिया। दोस्तों एक महिला इनको नज़र आई थी जब उसके पति ने कुएं में कूद करके प्राण दे दिए थे, जो कोस रही थी और कहा था कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा जैसा तूने किया। दोस्तों उस लड़की को इन्होंने अपने ननंद के रूप में देखा, वो ननंद जिन्होंने इनकी मारपीट इनके साथ की थी और इनका मिसकैरेज तक करवा दिया था। दोस्तों ये जो पूरा प्रकरण है इसके अंदर इनको अपनी एक रानी माँ भी नज़र आई थी, पूर्व जीवन में जो माँ थी, जो कि इनको समझाती थी कि ये राजकुमारियों की तरह रहें, जो कि इनको समझाती थी कि राज परिवार की कुछ मर्यादाएं होती हैं, तुम लड़कों की तरह रहती हो, जो कि इनकी मारपीट करने की आदत से भी कुछ परेशान थी। और सबसे ज़्यादा दुख उनको इस बात का था कि इन्होंने एक कॉमनर से विवाह कर लिया था, किसी राजकुमार से विवाह नहीं किया था, एक कॉमनर से विवाह कर लिया था, जिसके चलते अपनी मृत्यु के समय इनकी रानी माँ ये बोल करके गई थी कि तेरा कभी भला नहीं होगा। दोस्तों पूर्व जीवन की वो रानी माँ इनके इस जीवन की सासू माँ हैं, इसीलिए इनके इस जीवन के अंदर इनकी सासू माँ न जाने कितने ही इनको तंज क्यों ना कसती हों, लेकिन फिर भी इनके अंदर उनकी सेवा करने का जो भाव है वो ख़त्म नहीं होता। इनको लगता है कि नहीं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि शायद ये अंदर ही अंदर जानती हैं कि इनकी वजह से इनकी पूर्व जीवन की जो माँ है उसको बहुत दुख झेलना पड़ा, उसी दुख के चलते वो बीमार हो गई और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये इनकी आत्मा का अंदर का अपना ही पार्ट है कि ये जो है उनके तंज सह रही हैं, लेकिन उनसे कोई बदला लेने का इनके मन में भाव नहीं आता। औरों के लिए आता है लेकिन इनके लिए नहीं आता। इसी के साथ साथ दोस्तों पूर्व जीवन के अंदर जिस पुरुष के साथ, जो जंगल का रहने वाला था, जिसके साथ इन्होंने विवाह कर लिया था, जिसके साथ जाकर के जंगल में रहने लगे थे, उस पुरुष को इन्होंने अपने इस जीवन के पति के रूप में देखा। जी हाँ, पिछले जीवन में वो लड़का पति बना था तो इन्होंने अपनी माँ को दुख दिया था। इस जीवन में वही माँ इनकी सास बन करके आई, उसी लड़के से इस जीवन में विवाह कराया। इस जीवन में वो उनका पुत्र था, ये बहू थी, उसी लड़के से इस जीवन में विवाह कराया और उसी चीज़ का माध्यम बना करके इनको हर प्रकार का जो दुख है इनको पहुंचाने का प्रयास किया गया। दोस्तों बहन को जो सारा दुख मिला, हम इसका किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं देते हैं कि ये जस्टिफाइड था या नहीं था। देखिए कर्म बंधन है, कार्मिक अकाउंट से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और पीछे के जीवन में जाते तो और कहानियाँ नज़र निकल करके आती कि कभी तुमने किया तो कभी हमने किया। कहने का भाव ये है दोस्तों कि हम सब अपने अपने कर्म बंधनों के जाल के अंदर फंसे हुए हैं, हर कोई अपने अपने हिस्से के दुख भोग रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है किसी भी मनुष्य के लिए वह इस कर्म बंधनों के जो ये लूप हैं, विकर्मों के जो मुख्यतः जो लूप हैं, इसको तोड़ने का पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। हमारे को योग सीखना चाहिए, हमारे को पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन फैलाने चाहिए कि जिस किसी के साथ भी मेरा जो कोई हिसाब किताब है, वो आत्माएं भी जो मेरे जीवन में आ चुकी हैं और वो आत्माएं शायद जो अभी आने वाली हैं हिसाब पूरा करने के लिए, उन सब का कल्याण हो, उन सब तक पॉजिटिव एनर्जी पहुँचे, उन सब का भला हो, ये हमें करते रहना चाहिए, ताकि जो आत्माएं हमारे को दुख दे रही हैं उनका हिसाब किताब योग के माध्यम से पूरा हो और उनकी उग्रता कम हो, और एटलीस्ट अगर वो हमें प्रेम ना कर पाएँ तो कम से कम न्यूट्रल तो रहें, अत्याचार करने बंद करें। तो दोस्तों इसी एडवाइस के साथ जो बहन है इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन जो है उसको संपन्न किया गया, समाप्त किया गया। और हम आशा करते हैं कि जो पूरा केस हमने आपके साथ साझा किया ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि जो कहानी हमने शेयर करी इससे आपको क्या सीखने को मिला। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।